गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम स्पर्श के गद्य भाग से पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 में आपको प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने उनके भाई और उनके आपस के जो संबंध हैं उनके बारे में हमें बताया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनके जो बड़े भाई साहब हैं वह उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें डांटते थे, उनका ख्याल रखते थे और भविष्य में होने वाली जो भी ज़रूरी बातें थी या जीवन की जो समझ थी, जीवन का जो अनुभव था, जीवन की जो सीख थी, वह सब बातों को उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है कि किस प्रकार से जो बड़े भाई की जो सीख होती है या फिर बड़े भाई के जीवन का जो अनुभव होता है उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ किस प्रकार साझा किया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से ही हम अपनी बुनियाद को पुख्ता नहीं कर सकते। बुनियाद को पुख्ता करना मतलब हमारी नींव जो है उसको हम किताबी ज्ञान से मजबूत नहीं कर सकते। हमें अपने व्यवहार को, अपने व्यवहार के अंदर उन अनुभवों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। हम कहानी पढ़ने से पहले लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य किया। इनका जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 में हुआ और हिंदी में इन्हें प्रेमचंद के नाम से और उर्दू में इन्हें नवाब राय के नाम से जाना जाता है। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय के नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं में का संपादन भी किया। कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया लेकिन उन्हें वह रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में भी बनी हैं। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। मतलब इनको कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी जाने लगी थी। इन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में इन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद जी ने जितनी भी कहानियाँ लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक के 8 खंडों में संकलित हैं। इनके प्रमुख उपन्यास गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि हैं। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। दर्जे का मतलब क्या होता है? कक्षा। मतलब इन जो लेखक हैं उनके जो बड़े भाई हैं वो उनसे 5 साल बड़े हैं लेकिन जो कक्षा है वह सिर्फ उनसे 3 क्लास ही आगे है। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। कौन से भवन की? शिक्षा के भवन की। तालीम का अर्थ यहाँ पर क्या है? शिक्षा से है, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाया करते। मतलब जो लेखक के भाई साहब हैं वो एक क्लास को 2 या 3 साल में पास किया करते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मतलब अब लेखक यहाँ पर समझाना चाह रहा है कि अगर आपकी मजबूत नहीं है, पुख्ता नहीं है, तो आप किस प्रकार से अपने पैरों पर को मजबूत कर सकते हैं। पायदार का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिसके पैर हों वो मजबूत हो। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि उनके जो भाई साहब हैं उनसे 5 साल बड़े हैं लेकिन सिर्फ 3 क्लास आगे, जबकि 5 साल की उम्र के साथ तो उन्हें 5 साल आगे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर लेखक आगे समझाना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक क्लास को 2 या 3 साल में भी पार किया है। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी
तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार। तंबी मतलब डांट डपट का। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। मतलब कहा जा रहा है कि वो मेरे बड़े भाई हैं और उनको उन डांटना डपटना या मेरी निगरानी करना क्या था, जन्मसिद्ध अधिकार था। और मैं पूरी समझदारी के साथ, शालीनता मतलब पूरी समझदारी और पूरे हुक्म यानी आदेश के साथ उनके हर बात को मानता था। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। मतलब जो उनके बड़े भाई साहब हैं, दिन रात कॉपियों में, किताबों में अपनी नज़र गड़ाए रखते थे और कभी कभी अपने दिमाग को आराम देने के लिए वे क्या करते, चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मतलब किताब खोलकर वह पढ़ने के अलावा और अलग अलग काम किया करते थे। कभी चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते, कभी एक ही शब्द को 10 से 20 बार लिख देते, कभी किसी शेर को बार बार लिखते और कभी ऐसी रचना करते जिसका कोई मेल जोल नहीं हो, सामंजस्य मतलब कोई तालमेल नहीं हो। देखो जैसे उदाहरण, मसलन मतलब उदाहरण के तौर पर एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। एक घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की, चेष्टा का मतलब बहुत कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं। पहली मतलब इस उलझन का, जो ये लाइन लिखी है ना, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, इस तरह का मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसमें असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। जमात का अर्थ यहाँ पर क्या है, कक्षा, और ऊपर हमने एक पढ़ा था दर्जे, दर्जे का अर्थ भी यहाँ पर कक्षा से है। उनकी रचनाओं का समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात होती। छोटा मुंह बड़ी बात मुहावरे का क्या अर्थ होगा, अपनी हैसियत से बढ़कर भी कोई बात कहना, ठीक है ना, कि मतलब मैं उनसे अगर कोई सवाल जवाब करता तो वो मेरी हैसियत से बाहर था। बड़ी मुश्किल की बात थी ये, ठीक है ना। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। जो छोटा भाई है, मतलब जो लेखक हैं, वो बता रहे हैं कि उन्हें पढ़ने लिखना अच्छा नहीं लगता था और जो बड़े भाई साहब हैं वो दिन रात किताबों में घुसे हुए रहते थे। कभी कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, कभी फाटक पर सवार आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। प्राण सूखना मुहावरा है। प्राण सूखना का मतलब क्या होता है, बुरी तरह से डर जाना, बहुत बुरी तरह से डर जाना, है ना। रौद्र रूप मतलब गुस्से वाला रूप देखकर मैं बहुत डर जाता था और ये सोचता था कि अब भाई साहब मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इस ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन होता। मौन का अर्थ क्या होता है, चुप। न जाने मेरे मुंह से यह क्यों नहीं निकलता कि जरा बाहर खेल रहा था। मतलब मैं भाई साहब के सामने, लेखक कहना चाह रहा है कि मैं अपने बड़े भाई साहब के सामने कुछ भी नहीं बोलता था। उन्हें अपने भाई साहब से थोड़ा डर लगता था और थोड़ा आदर सम्मान भी किया करते थे, इसलिए वह उनसे कुछ भी नहीं कहते और उनकी सारी बात चुपचाप सुन लिया करते थे। न जाने मेरे मुंह से ये क्यों नहीं निकलती कि जरा मैं बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उनके सिवा और कोई इलाज ना था और स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करते, क्योंकि मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देता तो हमेशा भाई साहब मुझे गुस्से से ही मेरा स्वागत किया करते थे।
अब भाई साहब क्या बोल रहे हैं, इसी तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा। हर्फ का अर्थ क्या होता है, एक अक्षर भी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं, ऐरा गैरा नत्थु कैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। अब जो भाई साहब है वो छोटे भाई को बता रहे हैं कि इस तरह अगर तुम खेलते रहोगे तो तुम्हें अंग्रेजी का एक अक्षर भी नहीं आएगा। बहुत कड़ी मेहनत, खून जलाने का अर्थ क्या होता है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आंखें फोड़नी पड़ती है, तब जाके अंग्रेजी का एक अक्षर तुम अच्छे से सीख पाओगे। बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी अंग्रेजी शुद्ध नहीं लिख सकते। और मैं कहता हूँ तुम कितना गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। गूंगा का अर्थ क्या होता है, आलसी जीव। सीख का सबक का अर्थ क्या होता है, सीखना। क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे देखकर भी सीख नहीं लेते, कि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, दिन रात किताबों में ध्यान लगाता रहता हूँ, फिर भी मैं पास नहीं हो पाता, तो तुम मुझसे भी कोई सीख नहीं लेते हो और दिन रात खेलते ही रहते हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी देखने जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद के वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अब जो भाई साहब वो कह रहे हैं मैं इतना पढ़ रहा हूँ तब मुझे 2-3 साल लग रहे हैं, तुम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम्हें तो शायद उम्र भर इसी दर्जे में रहना पड़ेगा। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ, मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गड़ी कमाई के रुपये यूँ बर्बाद क्यों करते हो? क्योंकि वो लोग हॉस्टल में रह रहे थे, तो दादा यानी अपने पिताजी की तुम जो मेहनत की कमाई है उसे यूँ बर्बाद मत करो, दिन रात पढ़ाई करके अच्छे नंबरों से पास हो। यही बड़े भाई साहब उन्हें सीख देते हैं। ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। उपदेश की कला में निपुण मतलब बहुत अच्छे तरीके से वह उपदेश दिया करते थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। सुक्ति बाण चलाना मतलब इस तरह के व्यंग्यात्मक बातें वो किया करते थे कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति तो मैं अपने में ना पाता और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं, जो मेरे बूते से बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन 1-2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। जब भाई साहब उसे डांटते तब तो उसे ये लगता कि अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, अपने घर चला जाऊँ, जो मेरे बस का नहीं है, मतलब पढ़ाई उनके बस की नहीं थी तो मैं छोड़ के चला जाऊँ यहाँ से। फिर कुछ समय बाद लगता कि नहीं, ये काम सही नहीं है। फिर मुझे ऐसा लगता कि मैं बहुत जी लगा कर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करें। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक का हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 बजे तक भूगोल, 5 से 6 बजे तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मतलब पूरा जो शेड्यूल था, मतलब सुबह से लेकर शाम तक का मैंने अच्छे से टाइम टेबल बना डाला और उसमें खेलने कूदने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। ये कब
कब था? जब बड़े भाई साहब उन्हें डांटते और उसके बाद उनका जो ब्रेन वॉश होता, उसके बाद वह सोचते कि नहीं, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान में वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ली जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, आंखें फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना आती और भाई साहब को नसीहत और फजीयत देने का फिर अवसर मिल जाता। मतलब पहले तो मैं सोचता कि नहीं, अब मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन वापस जो मुझे मैदान की हरियाली ये सब कुछ दिखता, तो मैं उस टाइम टेबल को भूल कर वापस वही खेलना कूदना शुरू कर देता। फिर उसी आधार पर भाई साहब को वापस से ही सलाह देने का और अपमान करने का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकी मालूम होती। मतलब हमेशा से ही मैं अपने बड़े भाई साहब से डरता ही रहता था। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुड़कियाँ खाकर फिर खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। मतलब मैं हर बार गुस्से भरी बातें, गुड़कियाँ मतलब गुस्से भरी बातें और अपमान सहकर भी उस खेलकूद को नहीं भूल सकता था। इसका आगे वाला चैप्टर कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।